यूँ तो देश में हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोगों की बड़ी दिलचस्पी होती है, लेकिन कर्नाटक चुनाव इस बार बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। बहुत मायनों में इस चुनाव को याद रखा जाएगा। दरअसल यहाँ पर चुनावी घमासान के दौरान एक के बाद एक रैलियाँ, बड़े चेहरों के आरोप प्रत्यारोप, तमाम बयान, कई मुद्दों का उठ जाना, इसने चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया। और कर्नाटक के समीकरण भी कुछ ऐसे हैं कि इसको लेकर पूरे देश की दिलचस्पी बनी हुई है। बहरहाल अब चुनाव प्रचार का समापन का समय। चुनाव प्रचार जरूर समाप्त हो गया, लेकिन किसने क्या इम्पैक्ट किया है, अपने अंतिम चरण में अब कर्नाटक की किस्मत का फैसला भी है। दरअसल मतदान के कुछ ही दिन बाकी हैं और इसके बाद 13 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा कि कर्नाटक में किसके दावे चले, किसको लोगों ने पसंद किया, किसको खारिज किया, जैसी बहुत सारी बातें। तमाम राजनीतिक पार्टियां आक्रामक होकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव में कुछ ही दिन अब बाकी हैं। राहुल गांधी को लेकर वो कई बार और वैसे कई मुद्दों पर हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान जो हैं वो खासे चर्चित रहे हैं, बहुत विवादास्पद बयान भी रहे हैं। वो राहुल गांधी को पहले भी सद्दाम हुसैन कह चुके हैं, आपको याद होगा गुजरात का चुनाव, लेकिन कर्नाटक में एक बार फिर उन्होंने यही मुद्दा उठाया। उन्होंने सद्दाम हुसैन और अमूल बेबी कहकर राहुल गांधी पर तंज कसा। रविवार को उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग जो आईटी, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि में अग्रणी हैं, उन्हें कांग्रेस से गारंटी की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी को ऐसा व्यक्ति बताते हुए जिसकी राजनीति में कोई गारंटी नहीं है, सीएम शर्मा ने कहा कि मुझे बताओ कि राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा। वो यूपी में चुनाव हार गए और केरल चले गए। एक दिन उनका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा होता और दूसरे दिन अमूल बेबी जैसा होता है। कर्नाटक में भाजपा से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस ने कुल 5 गारंटी दी हैं। अगर उनकी पार्टी 10 मई के चुनाव में सत्ता में आती है तो 5 गारंटियों के अलावा राहुल गांधी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 1 करोड़ रुपए और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटियों को अपना केंद्रीय चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा उनको कई बार भारी पड़ता भी दिखाई दिया है, क्योंकि इससे बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। वो चाहते ही थे कि इन मुख्य मुद्दों से हटकर कोई ऐसा बड़ा मुद्दा मिले जो सुर्खियों में आ जाए, और वो बजरंग बली का मुद्दा रहा या बजरंग दल का मुद्दा रहा, जिसको बजरंग बली का मुद्दा बना दिया बीजेपी ने। जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा, बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। ऐन मौके पर ओपिनियन बदलने की बातें आने लगी। ऐसा लगा कि तश्तरी में सजाकर बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने दे दिया है। ये कांग्रेस को कितना भारी पड़ता नहीं पड़ता, इसके लिए तो 13 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब इस मुद्दे को ही गरमाते हुए सद्दाम हुसैन वाली टिप्पणी को लिया जाए। दरअसल आपको याद होगा हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा पत्र पर यह भी कहा था कि ये कट्टर इस्लामिक संस्था का एक घोषणा पत्र दिखाई पड़ता है बजाय किसी राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र के। ये बयान भी उनका आया था। तो सद्दाम हुसैन कहने के भी उनके मायने हैं। वो राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन के समकक्ष रख रहे हैं बार बार, पहले भी ऐसा कर चुके हैं। उनकी दाढ़ी वाड़ी को लेकर, उनके लुक को लेकर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की थी। अब कह रहे हैं इनकी गारंटी कौन लेगा। एक दिन सद्दाम हुसैन दिखते हैं, दूसरे दिन अमूल बेबी दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि घोषणा पत्र तुष्टीकरण की राजनीति का एक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर रही है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। बजरंग दल को किसी भी तरह से राष्ट्र विरोधी या चरमपंथी संगठन के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने आगे कहा कि पीएफआई के बैन होने के बाद कांग्रेस को बहुत दुख हुआ। कांग्रेस को इतना दुख हुआ कि उन्होंने कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र के दौरान कहा कि आपने यानी बीजेपी ने पीएफआई बैन किया तो हम बजरंग दल को बैन करेंगे। हालांकि ये उनका नैरेटिव था, उनके बोलने का अंदाज था। घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे दलों को या संगठनों को बैन किया जाएगा जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई पड़ती है। जगदीश शेट्टार स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि राज्य सरकारों के हाथ में होता ही नहीं है कैसे किसी संगठन को बैन करना। ये तो केंद्र सरकार की ताकत होती है और हमारा कोई इरादा नहीं है बजरंग दल को बैन करने का। हाल ही में आए हैं शेट्टार और शेट्टार समझते हैं कि ये मुद्दा कितना भारी पड़ सकता है। बैकफुट पर आई कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं में, जिनमें डीके शिव कुमार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो हनुमान जी के मंदिर बनाने की बात, जय बजरंग बली, तोड़ो भ्रष्टाचार की नली जैसे नारे लगाते दिखाई दिए। तो आखिरी दौर में आपने देखा कि चुनाव कहां से कहां आ गया। बहरहाल शर्मा को एक और मौका मिल गया, तो उनका पसंदीदा सब्जेक्ट है। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों के उठान के लिए बजट का 10,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च करेंगे। आप क्यों एक समुदाय के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर अपने भाषण में वो सारे मुद्दे उठाए जो कई मौकों पर वो उठाते रहे हैं। वो इस्लामिक संगठन के घोषणा पत्र के तौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी सामने रखते रहे। सद्दाम हुसैन वाला बयान उन्होंने पहली बार नहीं दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी कई टिप्पणियां आती थी। राहुल गांधी के लुक
को लेकर उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं। और अब जब वो कर्नाटक में गए, क्योंकि राहुल गांधी ने बीच में अपनी दाढ़ी हटाई थी, तो अमूल बेबी, ये भी कोई नया नाम नहीं आया, ये राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेताओं के आरोप पहले भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड करवाया गया है इसको। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए, मेरी इमेज को बिगाड़ने के लिए बड़ी मशीनरी को लगाया गया, बहुत सारा पैसा खर्चा किया गया। पर हाल देखना होगा, ये इमेज बनाने बिगाड़ने का खेल होता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ चली, उनकी बहुत सारी रैलियाँ हो रही हैं, उनकी साख भी दांव पर लगी है, भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पॉन्स भी दांव पर लगा हुआ है, प्रियंका की मेहनत भी दांव पर लगी हुई है। देखना होगा कि इस सब के बीच में अंतिम दिनों में ये जो मुद्दा मिला बीजेपी को, ये कितना भारी पड़ता है। उसके बाद में फिर शर्मा या अन्य चेहरों को जो मौका मिला, शुरुआत में आपको याद होगा जब मैंने कुछ एनालिसिस आपके सामने रखी थी, तभी आपको ये बताया था कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आपको कर्नाटक का चुनाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की तर्ज क्या थी? वोटों का ज़बरदस्त पोलराइजेशन। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी इसलिए आमने सामने दिखाई पड़ते हैं क्योंकि ये माना गया कि सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। अगर कर्नाटक का चुनाव लिंगायत, वोकालिंगा, दलित और इन सारे जातीय समीकरणों के आधार पर होता है तो अलग खींचतान देखने को मिलती है। लेकिन यदि पोलराइजेशन के स्तर पर अगर ये माहौल बन गया है कर्नाटक में, तब फिर बीजेपी को एज मिलता है, क्योंकि बहुसंख्यक समाज यहाँ पर 85% से ज़्यादा है। तो ऐसे में बीजेपी को हमेशा कर्नाटक से वही उम्मीद होती है जो यूपी से, कि अगर ऐसा कोई मुद्दा गरमा जाए तो वो यहाँ पर एज ले सकती है। लेकिन बजरंग दल या बजरंग बली का मुद्दा कितना फ़ायदा पहुँचाएगा, शर्मा के जो बयान हैं वो कितना फ़ायदा पहुँचाएंगे, इसका निर्णय 13 तारीख को कर्नाटक की जनता करेगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।